अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अडी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस का, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियो को, उनको तहे दिल से शुक्रिया। यही सपोर्ट, यही प्यार, यही मोहब्बत आपसे चाहिए और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। बहुत से लोगों को मेरा चैनल नहीं मिलता, तो मैं अपनी वीडियो का जो जगह है, मतलब यूट्यूब जो है, उसकी जो लिंक है पहले उसकी पिक्चर लगा देता हूँ। जो चैनल का जो पेज आता है वो लगा देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। और मैंने हमेशा आपको कोशिश की है ये बताने के लिए कि जी हैंडल यूज़ कर ले। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो @RD मलगानी जो कि हैंडल है, आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो नाचीज़ आपके सामने पेश हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैनल है वो काफ़ी आगे जा रहा है आप लोग की मदद से, आप लोग की मोहब्बत से। तो सिर्फ महदूद कोयटा तक नहीं है, हमारा चैनल जो है आपके बाकी इलाकों में भी जा रहा है। मतलब लोग वहाँ से देख रहे, ऑडियंस जो है मुझे वहाँ से आ रही है। तो अक्सर उन्होंने मेरी वीडियोस देखी और ख़ासकर जब उन्हें पता चलता है कि मैं कोयटा का हूँ तो बहुत से मैसेजेस आते हैं, बहुत से सवालात मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा चलें आज उनका जवाब जो है मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि मैं फुली उनका जवाब आप लोग को दे सकूं। एक तो सबसे पहले सवाल आता है कि जी आपके क्या कोयटा के बिल्कुल करीबी आपका जो चमन बॉर्डर है वो लगता है? तो पहले जो है इसका मैं जवाब दे देता हूं कि जी कोयटा बिल्कुल बलूचिस्तान का एक हिस्सा है और ये मिडिल में नहीं है। कोयटा जो है बिल्कुल एक एंड से पहले आप कह सकते हो कि बिल्कुल बॉर्डर के करीब है कोयटा। और सेकेंडली यस, चमन बॉर्डर इसके नज़दीक है। तकरीबन कोयटा से आप कह सकते हैं कोई 2.5 घंटे, कोई 3 घंटे। अगर चमन टैक्सी वाला हो तो वो तो बहुत जल्दी आप लोग को पहुंचा देगा, लेकिन वाकई हमसे काफ़ी नज़दीक है चमन बॉर्डर। और चमन बॉर्डर के हवाले से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चीज़ बताता हूँ। अब चमन बॉर्डर से जो सवालात हैं कि यहाँ पे क्या आपको फ्री टैक्स चीज़ें मिलती हैं और यहाँ से चीज़ें इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं, तो जी बिल्कुल चमन बॉर्डर से जो है पहले चीज़ें आती थीं। प्लीज़ ये आपको समझना होगा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा और डिटेल में दे देता हूँ कि जी पहले जो है चमन से तजारत का जो सिलसिला था अफ़गानिस्तान बॉर्डर से, तो बिल्कुल तिजारती सामान सब आता था। ठीक है, जो आप पूछना चाह रहे थे सब आता था, चाहे उसमें व्हीकल हो, आपका स्पेयर पार्ट्स हो, आपका सब कुछ। वो जो वहाँ से कोई इंपोर्ट करा के पाकिस्तान लाना चाहता था तो यकीनन सब आता था। लोगों का जो ख़ासकर पंजाब की तरफ से जो आज तक मैसेज आते हैं कि DSLR कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन, इस तरह की एक्सेसरीज़ क्या वहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं? तो अगेन मैं ये कहूँगा मिलती थी। पहले बॉर्डर खुला होता था, अब आपको पता होगा कि जो हालात हैं उसकी वजह से बॉर्डर बंद है तो इंपोर्ट भी ज़ाहिर है बंद है। जिस तरह हमारे जवान लड़के हैं उनको बाइक्स का बड़ा शौक़ है, तो जी पूछते हैं क्या बॉर्डर से बाइक्स आती हैं? मैंने कहा बिल्कुल जी, बॉर्डर पे बाइक भी होती थी। अब तो क्योंकि सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आती थी बिल्कुल, अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा होगा, लेकिन ये है कि बिल्कुल बाइक्स आती थी और उसके साथ गैजेट्स, हेडफोन, चार्जर स्क्रैप के हिसाब से आता था भाई। बोरियों के हिसाब से चार्जर आते थे, बोरियों के हिसाब से तारें आती थीं। ऐसे ऐसे गैजेट जिसको हम देख के हैरान हो जाते थे। प्लस मैं ख़ुद भी एक उसमें हूँ कि मुझे टूल का जो शौक़ था, तो यकीन करें जितना टूल हमारा वहाँ से इंपोर्ट होता था और ब्रांड न्यू पैक, ठीक हो गया ना, तो वो भी आता था। मैंने आपको कहा ना कि वो ऐसी चीज़ें जो वहाँ से कोई इंपोर्ट करके यहाँ पे लाता, तो बिल्कुल भाई वो चमन बॉर्डर पे सब आता था। हत्ता कि अगर आप ये कह लें इंपोर्टेड पत्ती, ठीक है, जो चाय की पत्ती होती है वो भी आती थी। खाने पीने की चीज़ें भी यकीनन उसके अंदर ऐड थी। अगर आप उसमें सिगरेट कहेंगे, कुछ और ऐसी चीज़ें कहें, वो भी आएंगी। तो यकीनन उसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो था वो था व्हीकल, गाड़ियाँ। जो सबसे लोगों का शौकीन और चीज़ें थी वो थी गाड़ियाँ। अब टैक्स फ्री था, क्या था, अब इस पे बात करते हैं। कि लोगों की बहुत बड़ी मिथ्स होती थी एक ज़माने में कि भाई ये जो चोरी का माल है वो जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे आता है और वहाँ से जो है पाकिस्तान आता है। देखिए चोरी की चीज़ें नहीं होती थी। ये ऐसा होता था कि दुबई में आपकी जो गाड़ियाँ हैं या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे आपकी LCDयाँ हैं, चाहे आपका स्पेयर पार्ट्स है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स था या वो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स था या वो बाइक का स्पेयर पार्ट्स था, मेरे भाइयों जो कुछ आपने सुन रखा है कि भाई इंपोर्ट होता था लीगल, ठीक है, नॉन लीगल नहीं चीज़ें। तो फूड भी मैं आपको बता चुका हूँ उसके अंदर।
तो वो क्या होता है, वहाँ से ख़रीदारी होती है दुबई से, ठीक है। दुबई में ख़रीदारी हुई, ख़रीदारी के बाद जी कंटेनर में डाला, शिपमेंट में डाल दिया, शिप के ज़रिए, कहीं पे बोलते हैं ना कि पानी के ज़रिए, कहीं फिर जो आपका कंटेनर होल्डर जो आता है 22 व्हीलर, उसके ज़रिए उसके ऊपर रखा गया, ज़मीनी सफ़र किया उसने। मैं ये कहना चाह रहा था जी, पानी और ज़मीनी सफ़र करके वो आपका आ जाता था फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू ज़ाहिर है ओबियसली आ जाता था चमन बॉर्डर। तो चमन बॉर्डर के ऊपर अब जैसे कहते हैं ना कि टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री नहीं था, जो वहाँ पे कीमत अदा हुई यहाँ पर आए। तो यहाँ पे सिर्फ उस टाइम, क्योंकि चमन बॉर्डर में चमन का जो इलाका था वहाँ पे पानी की कमी, वहाँ के लोगों के लिए कारोबार सबब कुछ भी नहीं था, बहुत कोयटा तक, ठीक है ना, सिर्फ चमन की बात नहीं हो रही। वहाँ चमन बॉर्डर से लेके आपका कुछ लाख तक जो इलाका है, कोयटा भी आप कह लें या इससे भी आगे बलूचिस्तान कह लें, तो यहाँ पे कारोबार के मौके बड़े कम थे। तो बॉर्डर को फ्री किया गया कि भाई चंद मिसाल है, कुछ हाफ टैक्स या जो भी होता था वो दे के वहाँ से उसको लाया जाता, जिसे आप अक्सर कहते हैं ना स्मगलिंग। तो स्मगलिंग नहीं थी, हुकूमत ने ही उसको उस टाइम लीगल कर दिया था ताकि लोग रोज़गार की तरफ आएँ और रोज़गार उनको मिल सके। तो वो लोग वहाँ से दुबई से अपना सामान मंगवाते, हत्ता कि चाइना से भी सामान आके आपका अफ़गानिस्तान से जो है वो बॉर्डर पे आ जाता, और बॉर्डर के बाद कॉमन सेंस की बात है फिर वो कोयटा आ जाता, और कोयटा से फिर आगे लोग अपना कमाई का ज़रिया बनाते थे। तो ये तरीक़ेकार होता था टैक्स फ्री, जिसको आप कहते हैं ना कि टैक्स फ्री नहीं, ज़ाहिर है जब बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी, अकाउंटेबिलिटी होती थी, चीज़ें देखी जाती थी, और तब जाके सामान आपका कोयटा में आता था। फिर सबका जो फेवरेट टॉपिक है जी, वो गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जापानी गाड़ियाँ। तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होता था। ज़ाहिर है दुबई में जापान मेड जो होती थी वो गाड़ियाँ आती थीं, और वहाँ पे ज़ाहिर है उनकी कीमत और हमारी प्राइसिंग की कीमत के हिसाब से वो गाड़ियाँ सस्ती होती थी। तो वो क्या करते थे, वहाँ पे परचेज़ करते ऑक्शन में। वहाँ पे अक्सर ऐसी गाड़ियाँ भी होती थी जो कि एक्सीडेंटल होती थी। तो खैर पहले आते हैं ऑक्शन के ऊपर। तो जी ऑक्शन में गाड़ियाँ बिल्कुल फ़्रेश, इस्तेमाल शुदा या बैंक से लीज़ ली हुई, इधर उधर जो भी सीन होता था कि भाई वहाँ पे वो ऑक्शन होती, और ऑक्शन होने के बाद अगेन वही समंदरी सफ़र करके फिर जनाब अली लैंड का सफ़र करके और वहाँ पर आती, और फिर यकीनन उसका जो टैक्स होता था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान में नहीं होती थी, इस वजह से ज़रा सस्ती नज़र आती हैं। ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे आके फिर उसकी कीमत, एक मिसाल दे रहा हूँ, जो कि हम कराची पोर्ट से गाड़ी लेते थे, वो हमें पड़ती थी 12 लाख की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ हमें पड़ जाती थी 4 लाख रुपए की। तो क्या था, उसका सिर्फ टैक्स जमा नहीं होता था। ये सिर्फ बॉर्डर की बात हो रही है, अब वो बॉर्डर से इंटर नहीं हुई है, तो ये प्राइसिंग का ज़रूर उसमें फ़र्क होता था, क्योंकि टैक्स उस पर उस टाइम नहीं लगा होता था। और लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो कराची पोर्ट पे गाड़ी आती हैं उससे भी बेहतर गाड़ियाँ जो हैं चमन बॉर्डर से आती हैं। तो ऑब्वियसली मेरे भाई, कराची में ज़ाहिर है कुछ टाइम भी लगता था गाड़ी को क्लियर होने में, वो वहाँ पे खड़ी रहती हैं। यहाँ पे जैसी आई, कंटेनर खुला, और गाड़ी की जो कंडीशंस होती थी वो ग्रेड्स के ऊपर होती थी। मैंने जैसे आपको कहा ना कि उसमें एक्सीडेंटल भी आती थी, स्पेयर में भी उन गाड़ियों को लाया जाता था। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि वो कैसे होता था। देखें जी, कुछ गाड़ियाँ डैमेज हो जाती थी, जिसका माइनर एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट होता था, वो वहीं पे या उसको वहाँ से ला के यहाँ चमन बॉर्डर पे उसको बनाया जाता, एक्सीडेंट उसका क्लियर किया जाता, रीफर्निश करके उसको फ्रेश हालत में ला के उसे दुबई का कह के आगे भी भेज दिया जाता था। इसमें भी कोई मसले मसाइल नहीं थे, क्योंकि लोगों को उस टाइम इतनी मालूमात थी भी नहीं, क्योंकि ये काम चल रहा था, एक चीज़ आ रही थी, लोग ख़रीद भी रहे थे। तो एक्सीडेंटल भी आता था, स्पेयर में भी आता था। अब इसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा कार्ट गाड़ी के बारे में, ताकि आपको गाड़ियों के बारे में थोड़ी समझ आए। तो ये इंपोर्टेड गाड़ियाँ थी सारी, ठीक है, जो कि साबित भी आती थी और एक्सीडेंटल रीफर्निश्ड होकर भी आती थी। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कार्ट गाड़ियाँ भी आती थी। समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो फ्रेश गाड़ियाँ, साबित गाड़ियाँ जो ऑक्शन से होकर आती थी, जाहिर है उसका जो प्राइस टैग था वो ऊपर था, ठीक है। एक मिसाल देता हूँ, वो 7 लाख रुपए की मिल रही थी। अब उसका जो एक्सीडेंट वर्जन होता था तो वो जाहिर है 5.5, 4 इस तरह के हिसाब से जो है वो आपको मिल जाती थी। कार्ट गाड़ी का मकसद ये होता था कि वो डिफरेंट पीसेस में जाके कट जाती थी, जिसमें मैंने अपनी वीडियोस लगाई भी हैं, शॉर्ट्स में आप जाएं तो आपको समझ में आएगा। वो पूरी गाड़ी वहीं पे कट की जाती है और स्पेयर में, ताकि टैक्स बच जाए। अब समझ आ रही वहाँ पे टैक्स है या नहीं मुझे नहीं मालूम, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ। और दूसरा, ये कंटेनर का जो किराया लगता है वो ज़रा कम लगे, तो उस गाड़ी को, छोटी गाड़ियों को काट के, जैसे मीरा हो गई, सुजुकी की छोटी मोटी गाड़ी हो गई 660 सीसी, ठीक है ना, वो गाड़ियाँ काट के कंटेनर में डाल के, मतलब एक कंटेनर में उस टाइम मैक्सिमम 4 गाड़ियाँ आती होंगी,
ऊपर नीचे करके, या 6 आती होंगी। तो उन्होंने क्या किया, इसमें 10 या 20 गाड़ियाँ ठोस दी ताकि किराया बचत हो, आगे जाके विल्ड हो जाएंगी, और विल्ड होने के बाद वो गाड़ी आपकी साबित होके ज़ाहिर है उस 5 ग्रेड वाली प्राइस में नहीं बिकेगी, उससे कम की बिकेगी। ये था अब आपको गाड़ियों की कैटेगरी समझाने का। अब बात आ गई अगेन टैक्स के ऊपर। तो जनाब आला, ये टैक्स शुदा गाड़ियाँ नहीं होती। अगर आप लोग को याद हो कि कोयटा में एक मरतबा जो हमारे पाकिस्तान वाले हैं उन्हें ये याद होगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर 2013 में कोयटा में एमनेस्टी स्कीम खुली थी, जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, ठीक है, जो जितनी गाड़ियाँ बॉर्डर से हमारे पास आई काट में, एक्सीडेंटल में और 5 ग्रेड में, ये सारी नॉन कस्टम पेड थी। जब इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी, ये जब रजिस्टर करते थे पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और यकीन माने कि जो आपकी पोर्ट की गाड़ियाँ होती थी उससे ये ज़्यादा महंगी जाके पड़ जाती थी। आप किसी शोरूम वाले से बेशक पूछ लेना। अब वो क्यों महंगी पड़ती थी उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ज़ाहिर है वो वहाँ से आई और उसका मॉडल ऊपर नीचे होता था, उसकी वजह से, और उसकी कंडीशन के ऊपर ज़्यादा अच्छी होती थी। तो कस्टम की अपनी एक कानून होता है, पोर्ट का आना, वहाँ पे टाइम लगता था। यहाँ पे आपकी फ़ौरन टैक्स जमा हुआ, रजिस्ट्रेशन के लिए आए और आपको क्या कहते हैं, क्लियर मिल गया। और दूसरी इसकी सूरत ये होती थी कि भाई आपकी गाड़ी जो है ऑक्शन होती, ऑक्शन होने के बाद उसको यही लिखा जाता उसके डॉक्यूमेंट्स में, ऑक्शनड गाड़ी, उसका फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसी तरह आता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बॉर्डर की तरफ से। तो ये सिलसिला होता था उनका निज़ाम। और ये सिर्फ उसी स्कीम तब थी जब 2013 में कोयटा में जो एमनेस्टी स्कीम खुली थी, उसके ज़रिए जो है इनको टैक्स किया गया। उसके बाद दोबारा कभी ऐसी स्कीम नहीं आई। जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से जो गाड़ियाँ अब तक चला रहे हैं उसे नॉन कस्टम पेड ही कहा जाता है, और वो नॉन कस्टम पेड ही हैं। वहाँ की जो जापानी गाड़ियाँ जो हैं अब हमारे बॉर्डर पे आती थी, बड़ी मुख्तलिफ, पहले सिंपल गाड़ियाँ आती थी जो कि आपके बिल्कुल साथ में चलने वाली गाड़ी हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, टोयोटा की सबसे ज़्यादा मार्केट हमारे पास थी। तो पाकिस्तान में अब भी जो है टोयोटा को सबसे तरजीह है, और उसके बाद होंडा आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वहाँ से गाड़ियाँ पहले नॉर्मल आती थी। नॉर्मल से मुराद जो आप आम यूज़ करते हो, प्रीमियो, करोला, GLI, जापानी, इस तरह की जो भी गाड़ियाँ पे आप बेहतर समझते हैं, मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। उसके बाद क्या ट्रेंड शुरू हुआ जनाब अली, वहाँ से स्पोर्ट्स कार, रेंज रोवर, लग्जरी गाड़ियाँ वहाँ से इंपोर्ट होना शुरू हुई। तो ज़ाहिर है अब गरीब बंदे का तो काम नहीं था। फिर उसके बाद बाइक्स, जो बाइक्स की आप बात करते हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक और क्या कहते हैं आपकी सुपर स्पोर्ट बाइक्स, और स्टाइलिश जो चॉपर्स आ गए, इस तरह की बाइकें, ट्रेल बाइक्स आ गई, डर्ट बाइक्स आ गई, ये भी इंपोर्ट वहाँ से होती थी। और ये भी दुबई में इस्तेमाल शुदा या ऑक्शन शुदा या एक्सीडेंटल शुदा जो जाके बनती थी। बाइक्स का भी यही खाता था। अगर उसमें दोबारा आप मुझसे पूछते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स DSLR, देखिए उसकी तरफ मेरी ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। उसमें भी सेम होता है कि जी ब्रांड न्यू आ गया, रिकंडीशन आ गया, वो भी सेम गैजेट्स, आपके जो हेडफोन्स होते थे ज़ाहिर इस्तेमाली भी होते थे, पैक भी होते थे। देखिए ना, हर चीज़ में फ़र्क होता है। जो इस्तेमाली होता था वो आपका कंपनी का होता था, जो ब्रांड न्यू होता था ज़ाहिर है चाइना का होता था। तो मिक्स माल ला के बोरियों का हिसाब होता था। कंबल भी आते थे, कपड़ा भी आता था। अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि मैं आपको जाता दिखाता मार्केटें, उस ज़माना अच्छा था, अब ज़माना सख्त हो गया है। तो कहने का मकसद है आपका कपड़ा भी आता था, डिफेक्टेड कपड़ा भी आता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो उस टाइम वहाँ से आती थी, साबित, डिफेक्टेड, और उसको क्या करेंगे, रिपेयर्ड, ये सब चीज़ें वहाँ से आती थी। बात क्या थी, सारी बात थी प्राइसिंग की। अगले को भाई उसमें मुनाफा था, मुनाफा उठा के वो यहाँ पर ले आया, यहाँ पे आके बेच दिया। अक्सर आपने मेरी पता नहीं वीडियो में देखा या नहीं देखा, टायर, शैम्पू, कपड़े, बूट, चप्पल, आपकी हैट्स, आपकी सॉक्स, सब कुछ वहाँ से आती थी। तो मैंने आपको क्या कहा, क्वालिटी पैसे के ऊपर फ़र्क था। जो वहाँ पे सस्ती मिलती थी या उनको उसमें बचत थी तो वो यहाँ इंपोर्ट करते, जो यहाँ पे डिमांड होती, हत्ता कि साबुन का भी होता था। आपने पता नहीं सादिक आदूसी का वो इंटरव्यू सुना या नहीं सुना कि भाई लक्स साबुन जब कोयटा में नहीं मिल रहा था तो उसने क्या किया, पूरा एक कंटेनर ले आया और पूरे कोयटा में सप्लाई की, अपना मुनाफा किया। तो ये कारोबारी ट्रिक्स होते थे। उसमें शैम्पू, लेडीज़ कॉस्मेटिक, मेकअप सेट्स, हत्ता कि आपकी लेडीज़ के वेडिंग ड्रेस तक आपके इस बॉर्डर से आते थे। तो ऐसा भी वक्त आया कि भाई आपकी जैगवार, आपके उस टाइम की BMWs 7 सीरीज़ पाकिस्तान में एंटर हुई, यानी कोयटा में एंटर हुई। तो लोग पहले यहाँ पे नहीं लेते थे, जो हजरात थे, आप कह सकते हो ना अपर लेवल वाले, वो इसलिए नहीं ख़रीदते थे कि भाई इसका स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आएगा। फिर जब उनको ये रास्ता नज़र आया कि यार चमन बॉर्डर से जो है हम BMW भी मंगवा सकते हैं,
पोर्शे भी मंगवा सकते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स कार और डिफरेंट लग्जरी गाड़ियाँ। तो उनको अब डर इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि यहाँ पे कारोबार अरूज पे था, और अगर आपको स्पेयर पार्ट का मसला होता तब आपके लिए आसानी थी। दुबई से मंगवाया, वहाँ पे किसी बंदे के ज़िम्मे लगा दिया, कैश दे दिया, ज़ाहिर है वो जो है आपका सामान कुछ भी होता वो आपको डिलीवर हो जाता और वो वहाँ पे रिपेयरिंग आसान बन जाती। तो इसलिए लोगों ने वहाँ पे तरह तरह की कंपनियों की, भाई ऐसी ऐसी गाड़ी जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी, जो कि सबसे महंगी होती थी, वो भी यहाँ पे ला के उसे जो है चलाया गया, उसे रजिस्टर भी किया गया, उसे टैक्स भी किया गया, क्योंकि उनके लिए आसानी सबब होता था कि भाई यहाँ से कारोबार की रुझान की वजह से वहाँ से वो मंगवा सकते थे। स्पेयर पार्ट्स का मसला होता, टायर का होता, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैंने आपको कहा कि भाई इतना सा कटआउट भी अगर ज़रूरत होती ना तो वो वहाँ से भेजते और यहाँ तक मिल जाता था क्योंकि ईजी एक्सेस था। और हमारे जो बाकी नाजरीन जो हैं, चाहे लाहौर से देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी देख रहे हैं पाकिस्तान के, वो लोगों का कॉन्सेप्ट भी आज तक ये है कि आपकी कोयटा या बलूचिस्तान में आपकी टोटली नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैं उनसे इत्तफाक इस बात पे नहीं करूँगा कि हाँ आप कह सकते हैं जो साइड इलाके में हैं, जो इलाके वाले लोग हैं, वो बिल्कुल NCP कार चलाते हैं, लेकिन छोटी गाड़ियाँ, और उसमें अगर वडोडेरो की बात कर लें या किसी बड़े अफसर की, तो बिल्कुल वो चला सकता है। तो भाई हम जैसे बंदे जो आप लोकल बात करें तो सबके पास नॉन कस्टम पेड नहीं है। तकरीबन आप कह सकते हो कि मैक्सिमम 10 to 15% जो है वो नॉन कस्टम चल रहा होगा। बाकी पूरे बलूचिस्तान में, चाहे चमन में भी हो, ओरिजिनल गाड़ियाँ चलती हैं। ओरिजिनल से मुराद पोर्टेड, टैक्स शुदा, रजिस्टर्ड गाड़ियाँ। ठीक हो गया, तो ये चलता है क्योंकि कानून है यहाँ पे, बेकानूनी वाले निज़ाम थोड़ी है। मैंने आपको क्या कहा, साइड इलाके में मिसाल ये होती है गांव, विलेज, वहाँ पे आपको मतलब गांव के अंदर कोई गाड़ी चला रहा हो तो वहाँ पे तो ना आपको ट्रैफिक पुलिस वाला मिलेगा, ना तो कोई पुलिस का नाका मिलेगा, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो कहने का मकसद है कि भाई पूरा पाकिस्तान आपका रजिस्टर्ड, कस्टम पेड और टैक्स शुदा गाड़ियाँ चला रहा है। ऐसे मिथ्स जो आप लोगों ने बनाई हुई है कि पूरा पाकिस्तान नॉन कस्टम रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को अब क्लियर करते हैं कि भाई अब जो आप मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें वहाँ से DSLR, LCD, लैपटॉप, लेनोवो अगेन मैं वो कहूँगा आईफोन के जो शौकीन नज़र आते हैं उसके स्पेयर बिल्कुल वही पहले आते थे। अब जो है आपका बॉर्डर बंद है, सख्तियाँ हैं, अब माल नहीं आ रहा। हाँ, किसी की वेयर हाउस में अगर माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत पहले उसने मंगवाया था और उसके पास मौजूद है, तो अगर अभी वो सेल कर रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, या किसी के बहुत बड़े सोर्सेज हैं और वो वहाँ से माल मंगवा रहा है, तब भी भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब बॉर्डर पे वो माहौल नहीं रहा। बहुत से लोग तो अब आपको पता, चमन के अपने जो लोग हैं वो वहाँ से हिजरत करके दूसरे शहरों की तरफ आ गए क्योंकि कारोबार रहा नहीं, क्योंकि सख्तियाँ आप सबको मालूम है कि वहाँ की कशीदगी का भी सब कुछ मालूम है। तो बॉर्डर फ़िलहाल बंद है, तो फ़िलहाल ऐसा कुछ सामान नहीं आ रहा, ना व्हीकल्स अब आ रही हैं, ना आपका ऐसा कोई सबब या ऐसा कोई निज़ाम है, अब नहीं आ रहा। तो आप लोग मैसेज करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी क्या कहते हैं, मैं आपको किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे कि आप कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, ये तो आपकी मेहरबानी है। लेकिन अब मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, प्राइसिंग यहाँ पे आपको पता है ज़्यादा है क्योंकि बॉर्डर बंद है। अगर बॉर्डर खुला होता तो उसकी प्राइसिंग अलग होती। अब जो मौजूदा सामान, गाड़ियाँ, अगेन स्टफ़ का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो सामान कुछ अभी महंगा है। बाकी तो मैं इस चीज़ में आपकी फ़िलहाल हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, कभी दोबारा अगर बॉर्डर खुला, कोई ऐसे बंदे हाथ आए जो इस चीज़ का काम करते थे, तो ज़रूर मैं आप लोग के सामने पेश कर दूँगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।